हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी कड़ी में दोस्तों अपने जो हमारी ऑडिट कोड बुक है उसको अपने पहले रिवाइज़ कर रहे थे और दोस्तों उसके बाद अपने चैप्टर नंबर 11 से सो ऑन आगे डिस्कस करेंगे। राइट, तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो तक अपनों ने चैप्टर नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था और आज अपने दोस्तों चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। राइट, और दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जो यस्टरडे में एक नोटिफिकेशन हमें मिला है रिगार्डिंग एसएस एग्ज़ाम, तो उसके अंदर दोस्तों फॉर्म्स भरने जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, मे बी आज से ही उसके अंदर डेट लिखी गई थी कि आज से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, तो वो दोस्तों ऑनलाइन भरने हैं आपको और दोस्तों ऑफलाइन भी उसको ऑनलाइन भर के उसका दोस्तों प्रिंट आउट भी आपको ऑफलाइन भी अपने जो आपका कंट्रोलर है वहाँ पे PCDCD वहाँ पे जमा करवाना है। राइट, तो दोस्तों पहले फॉर्म भरे जाएंगे, इसके बाद रोल नंबर इशू होंगे, एडमिट कार्ड इशू होंगे। राइट, लगभग दोस्तों 1 मंथ का टाइम इसके अंदर लग जाएगा। राइट, तो इसलिए दोस्तों फॉर्म सबको भर देने हैं और जो एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन जो है उसी हिसाब से बहुत ही सीरियस तरीके से आपको करनी पड़ेगी। राइट, और दोस्तों जो इस एक महीने जो ढंग से जो सीरियसनेस तरीके से पढ़ लेगा, राइट, तो उसके दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई वो कर जाए। राइट, तो देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 4 है हमारा ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स एंड रिकवरीज। पहले दोस्तों अपनों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। 2 नंबर में दोस्तों जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ऑडिट पढ़े थे। ठीक है, तीसरा दोस्तों ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स पढ़ा था। ठीक है, आज दोस्तों चौथा है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स एंड रिकवरीज। जो आपकी रिसिप्ट्स होंगी, जो भी रिकवरीज होंगी, उसके रिगार्डिंग जो ऑडिट की बातें हैं वो इस चैप्टर के अंदर दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट जो पैरा है इसके अंदर है इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करनी है, एक दोस्तों लोन देना है किसको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। राइट, तो इसके अंदर कौन कौन से बातें इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं, तो देखिए 84 नंबर पैरा है दोस्तों नई किताब के अंदर। पुरानी किताब के अंदर 103 है एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर कैपिटल। एक तो दोस्तों एक्सपेंडिचर किया है आपने इन्वेस्टमेंट करके, मतलब कैपिटल को शेयर किया है, कहीं पे इन्वेस्ट किया है। एंड लोन टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, और दोस्तों क्या है, लोन दिया है PSUs को, इज़ डेबिटेड टू मेजर हेड 4076 कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, तो दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे डिफेंस सर्विसेज का एकमात्र कोड हेड है। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, 4076 हो गया मेरा। एंड टू सेक्टर F लोन्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोन्स टू लोकल फंड, प्राइवेट पार्टीज एंड अदर लोन्स डिफेंस। ठीक है, दोबारा देखिए दोस्तों एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर कैपिटल। ठीक है, एक्सपेंडिचर हुआ है इन्वेस्टमेंट करके, आपने कोई कैपिटल शेयर करी है और दोस्तों लोन दिया है PSUs को। ठीक है, तो वो कौन से मेजर हेड से डेबिट होंगे, वो 4076 से होंगे। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज के। और दूसरा दोस्तों एंड टू सेक्टर F, और दोस्तों कौन से सेक्टर से, F में लोन्स एंड एडवांसेस। राइट, क्योंकि दोस्तों लोन्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो वो कौन सा होगा, सेक्टर F लोन्स एंड एडवांसेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोन्स टू लोकल फंड, प्राइवेट पार्टी एंड अदर लोन्स डिफेंस। राइट, तो इसमें दोस्तों ये जो है 4076 और सेक्टर F की जो बातें हैं वो अपनों ने अकाउंट कोड के अंदर करी थी। ठीक है, और अकाउंट कोड के अंदर दोस्तों पैरा नंबर 33 जो था उसका, उसमें इसका रेफरेंस दिया गया था। ठीक है, उसके अंदर तो अपेंडिक्स 1 जो है हमारा पेज नंबर 233 में आप जाके देख सकते हो अकाउंट कोड के अंदर। उसके अंदर दोस्तों जो गवर्नमेंट जो अकाउंट मेंटेन करती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और हमारा जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, उसकी टेबल दी गई है। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर सेक्टर A, B, C और F हम मेनली काउंट करते हैं। ठीक है, सेक्टर नंबर A, B, C और F। राइट, इसके अंदर दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर रेवेन्यू के अंदर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, कैपिटल के अंदर दोस्तों रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, एक दोस्तों लोन्स एंड एडवांसेस, पब्लिक डेब्ट लोन्स एंड एडवांसेस एक प्रकार का सेक्टर, ये भी हम काउंट इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों कितने सेक्टर हो गए, A, B, C और F। ठीक है, अब यही बात ये कर दी कि सेक्टर F लोन्स एंड एडवांसेस, सेक्टर F जो है दोस्तों लोन्स एंड एडवांसेस है। राइट, तो इसके अंदर ये जो एक्सपेंडिचर है वो बुक होगा, ये बात इसके अंदर कर रहा है। और दोस्तों लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर 7610 जो है गवर्नमेंट लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट, ये जो कोड हेड है ये आपको याद रखना है। अगर सेंटर लोन टू गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर लोन देना है तो इस कोड हेड के जरिए जो ट्रांजैक्शन होगी वो वहाँ पे बुक करी जाएगी। ठीक है, पार्ट 2 दोस्तों कंटीजेंसी फंड जो है उसके अंदर 8000 इसका एकमात्र कोड हेड है, इसमें कोई भी सेक्टर वगैरह की कोई बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और पार्ट 3 है जो दोस्तों हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर IJKLM। ठीक है, ये दोस्तों कोड हेड्स हैं IJKL और M।
ठीक है। अब दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों ए, बी, सी और एफ, और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर एकमात्र मेजर हेड है, कोई सेक्टर वगैरह की बात नहीं है। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों आई, जे, के और एल और एम की बात है, ठीक है। तो आई दोस्तों कौन सा है, स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड, ठीक है, स्मॉल सेविंग और प्रोविडेंट फंड की बात करता है सेक्टर नंबर आई। जे के अंदर दोस्तों रिजर्व फंड से रिलेटेड बातें हैं। के अंदर है दोस्तों डिपॉजिट एंड एडवांसेस। एल के अंदर है दोस्तों सस्पेंस एंड मिसलेनियस। और दोस्तों एम के अंदर है रेमिटेंसेस, ठीक है। एम के अंदर है दोस्तों रेमिटेंसेस। एल के अंदर है दोस्तों सस्पेंस एंड मिसलेनियस। अब दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे, सस्पेंस एंड मिसलेनियस एल के अंदर। एल मतलब दोस्तों लटक गया, वो सस्पेंस हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, सस्पेंस एंड मिसलेनियस मतलब लटक गया, मतलब सेक्टर नंबर एल के अंदर, ठीक है। सेक्टर नंबर एल के अंदर दोस्तों क्या हो गया, सस्पेंस एंड मिसलेनियस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है सस्पेंस एंड मिसलेनियस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के कौन से सेक्टर के अंदर इसका जो एक्सपेंडिचर होगा, इसकी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होगा वो कौन सा प्रभावित होगा। तो सेक्टर नंबर एल दोस्तों प्रभावित होगा, ठीक है। एम रेमिटेंसेस हो गया, जे दोस्तों हो गया रिजर्व फंड, और आई हो गया स्मॉल सेविंग एंड प्रोविडेंट फंड्स, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई दोस्तों आपको। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द रिकवरीज ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड्स ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, तो उससे कुछ डिविडेंड मिलेगा, राइट। तो दोस्तों क्या होगी, एक प्रकार की रिसिप्ट होगी मेरा दोस्तों क्या हुआ, बेनिफिट हो गया। तो उसको द रिकवरी, तो रिकवरी उसने बोल दिया रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड्स ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसका जो डिविडेंड आएगा, उसकी जो रिकवरी आएगी, शुड बी वॉच्ड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो उसको क्या है दोस्तों, समय समय पर जो नियम कानून बनते हैं उससे वो उसको वॉच करा जाता है। एंड कंपाइल्ड टू मेजर हेड 0050 डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट। और दोस्तों माइनर हेड कौन सा होगा, डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। मेजर हेड दोस्तों कौन सा आएगा, 0050 डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। और दोस्तों माइनर हेड कौन सा कंपाइल होगा इसके अंदर, 101 वाला, ठीक है। द रियलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट एज एंड व्हेन इट फॉल्स ड्यू विल बी वास्ड एंड क्रेडिटेड टू गवर्नमेंट एंड कंपाइल्ड टू, ठीक है। और दोस्तों कोई भी अगर इंटरेस्ट आता है, ठीक है, कोई भी ड्यू होता है तो वो गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। और कौन सा मेजर हेड उसके अंदर दोस्तों ऑपरेट करना पड़ेगा, 0049 इंटरेस्ट रिसिप्ट का। और दोस्तों माइनर हेड जो है 800 अदर रिसिप्ट का। और दोस्तों ये सारे कोड हेड जो है किताब के अंदर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, बता तो दोस्तों ऑडिट कोड के अंदर दिया, लेकिन दोस्तों अकाउंट कोड के अंदर क्या है, इनकी सारी डिटेल दी गई है, ठीक है। अकाउंट कोड के अंदर भी है दोस्तों पैम्पलेट ऑफ आरडीआर जो आपकी किताब है, ठीक है, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड ऑफ अकाउंट जो है उनके अंदर भी क्या है, इनके बारे में चर्चा करी गई है, ठीक है। तो मैं दोस्तों आपको अकाउंट कोड के अंदर बता देता हूँ। पेज नंबर दोस्तों 233 के अंदर अकाउंट कोड के अंदर पार्ट 1 जो है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के दोस्तों रेवेन्यू इसका एक भाग हो गया। रेवेन्यू के अंदर भी दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, और रेवेन्यू रिसिप्ट भी दोस्तों कौन सी, नॉन टैक्स रेवेन्यू की, ठीक है। और दोस्तों सेक्टर बी के अंदर इसको काउंट करा जाता है। इसके अंदर है 0050 डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो उसी की बात इसने बोल दी, राइट, कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो आपका डिविडेंड्स जो आएगा, राइट, वो दोस्तों एक एज ए रेवेन्यू है, ठीक है। कोई भी कैपिटल रिसिप्ट तो आपकी है नहीं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि डिविडेंड तो क्या है दोस्तों आता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको किस में कंपाइल कर दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। तो 0050 के अंदर डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट के अंदर इसको बुक कर दिया। दूसरा दोस्तों पार्ट 1 जो है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, सेक्टर बी के अंदर दोस्तों नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हमारा 0049 जो है इंटरेस्ट रिसिप्ट का, ये रहा। तो इसको इसके अंदर कंपाइल करेंगे, राइट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा इंटरेस्ट रिसिप्ट और डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट, राइट। अब दोस्तों पैम्पलेट ऑफ आरडीआर किताब के अंदर भी क्या है, ये कोड हेड्स दिए गए हैं। जैसे 0049 है, ये दोस्तों क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट रिसिप्ट हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों मैं 2 कर दूंगा, इसके अंदर दो जोड़ दूंगा, 2000 जोड़ दूंगा, तो ये क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अकाउंट कोड के अंदर अपन पढ़ा था, इनके अंदर 2000 का क्या है दोस्तों गैप रहता है। 2000 जोड़ दोगे तो आप नेक्स्ट उस पर चले जाओगे, राइट। अब दोस्तों किताब के अंदर भी आपको ये चीज़ें बता देता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो किताब के अंदर है हमारा अपेंडिक्स 1 जो है अकाउंट कोड की किताब के अंदर, यहाँ पे ये दिया हुआ है। जैसे ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्ट 1, इसके अंदर दोस्तों रेवेन्यू, एक ही से रेवेन्यू का भी दोस्तों क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट हेड है ये, ठीक है। अब देखिए सेक्टर बी नॉन टैक्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, इसके अंदर 0049 ये रहा, ठीक है। इंटरेस्ट का रिसिप्ट का हेड है ये, ठीक है। इंटरेस्ट रिसिप्ट आएगी तो दोस्तों 0049 से आप करोगे। और दोस्तों सेक्टर बी नॉन टैक्स रेवेन्यू 0050 ऑपरेट करोगे तो डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट आप इसके अंदर कंपाइल करोगे, राइट। अब दोस्तों इसके अंदर 2 जोड़ दोगे तो आप इसके अंदर
यहाँ देखिए रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर हेड के अंदर पहुँच जाओगे। 2049 आपका हो गया, तो आपका कहाँ पहुँच गए दोस्तों, आपको रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर हेड। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपने कैपिटल हेड के अंदर आएंगे तो एकमात्र जो 4000 था मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके अंदर सभी दिए गए हैं। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज की बात करूंगा दोस्तों तो मैं 4076 ओनली कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज की बात करूंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों होगा तो बाकी कोड हेड दिए गए हैं। अब दोस्तों लोन्स एंड एडवांसेस पे चलूँगा तो सेक्टर एफ है इसके अंदर। ठीक है, सेक्टर एफ है दोस्तों लोन्स एंड एडवांसेस का, राइट। इसके बाद दोस्तों तो अब ये पूरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए सेक्टर था, बी सेक्टर था, सी सेक्टर आ गया, राइट। अब दोस्तों एक एफ सेक्टर आ गया लोन्स एंड एडवांसेस का, राइट। इसके बाद दोस्तों कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर कुछ भी इसने नहीं दिया है, एकमात्र 8000 है। और दोस्तों पब्लिक अकाउंट के अंदर देखिए दोस्तों आई जे, इधर आ गया दोस्तों के और एल और एम, आई जे के एल एम, आई जे के एल और एम, ये सारे सेक्टर किस में आएंगे मेरे, ये सारे मेरे जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है उसके अंदर ऑपरेट होंगे। ठीक है, आई के अंदर स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड, जे के अंदर दोस्तों रिजर्व फंड, के अंदर दोस्तों डिपॉजिट एंड एडवांसेस, एल के अंदर दोस्तों सस्पेंस एंड मिसलेनियस है। ठीक है, अब इस प्रकार के सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं। सेक्टर एल किसको डिनोट करता है, सस्पेंस एंड मिसलेनियस को। सस्पेंस एंड मिसलेनियस का कौन सा सेक्टर है, सेक्टर एल है। ठीक है, और एम कौन सा हो गया दोस्तों, रेमिटेंसेस हो गया। ठीक है, सेक्टर एम, एम मतलब रेमिटेंसेस, एम आ रहा है तो इसके अंदर भी दोस्तों क्या है, एम है। ठीक है, रेमिटेंसेस का, राइट। तो ये हो दोस्तों हमारा, मैंने आपको अकाउंट कोड के अंदर बता दिया कहाँ पे ये दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अब ये मैंने अकाउंट कोड के अंदर बता दिया। अब ये दोस्तों पैम्पलेट ऑफ आरडीआर जो हमारी किताब है उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर भी दोस्तों आपको एक बार मैं बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी पैम्पलेट ऑफ आरडीआर जो है वो जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर सारे कोड हेड जो दिए गए हैं, इसके अंदर भी ये 0049 देखिए इंटरेस्ट रिसिप्ट है, 0050 जो क्या है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट है, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों जो डिफेंस एंड अदर्स के अंदर कोड हेड जो ऑपरेट होंगे, कोड हेड जो होंगे वो ये वाले हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एमओडी सिविल के अंदर इसके कोड हेड बता रखे हैं, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर, राइट। ये तो दोस्तों मेजर हेड है। ठीक है, इसके नीचे दोस्तों जो कोड हेड्स काम करेंगे, राइट, उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने। अगला देखिए दोस्तों, रिकवरीज ऑफ एडवांसेस मेड इन इंडिया। ठीक है, अब दोस्तों एडवांस की रिकवरी करनी है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो किसी को एडवांस दिया है उसकी रिकवरी करने का प्रोसेस इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो पैरा नंबर दोस्तों 89 है हमारी किताब के अंदर, प्रीवियस किताब के अंदर दोस्तों पैरा नंबर 109 है। वेयर द एडवांसेस और एनी पोर्शन ऑफ इट कैन नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न टू एन अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। अगर दोस्तों वेयर द एडवांस और एनी पोर्शन ऑफ इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, अगर दोस्तों कोई भी एडवांस है किसी इंडिविजुअल को दिया गया था और वो रिकवरी उसकी नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि दोस्तों बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न टू एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि दोस्तों वो इंडिविजुअल जो है ट्रांसफ़र हो गया है, उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एडवांसेस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट हिम, तो दोस्तों उसके अगेंस्ट में जो भी अमाउंट थी, जो एडवांस की जो आउटस्टैंडिंग थी, इज़ रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ द डीआईडी, उसको दोस्तों डीआईडी के बुक्स के अंदर क्या है दोस्तों रिटेन करा जाएगा। ठीक है, द बैलेंस ऑफ एडवांस विल बी कम्युनिकेटेड टू द सिविल अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न थ्रू एलपीसी। और दोस्तों जो भी एडवांस मान लो कुछ हिस्सा मान लो 5000 रुपया दिया था, ठीक है, 2000 तो मैंने रिकवर कर लिया, 3000 रुपया बाकी है, तो दोस्तों जो 3000 रुपया बाकी है उसको क्या करेंगे, एलपीसी के थ्रू जो है सिविल अकाउंट्स ऑफिसर जिस स्टेट गवर्नमेंट में वो गया है तो उसको अपने दे देंगे। ठीक है, उसको कम्युनिकेशन वो करेंगे एंड ही विल बी रिक्वेस्टेड टू पास ऑन द क्रेडिट्स ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरीज इफेक्टेड टू द डीएडी थ्रू सेटलमेंट अकाउंट्स। ठीक है, तो दोस्तों उससे रिक्वेस्ट करा जाएगा कि उससे जो भी है उसका रिकवरी कर ले। ठीक है, रिकवरी कर ले और उसको दोस्तों डीएडी को दे दे, क्योंकि एडवांस तो यहीं से लेके गया वो, तो पैसा तो हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, और थ्रू सेटलमेंट अकाउंट्स, सेटलमेंट अकाउंट के केस में दोस्तों क्या होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ पीएनटी पोस्टल एंड जो टेलीग्राम जो है पोस्टल एंड टेलीग्राफ। ठीक है, और दोस्तों रेलवे और डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई एंड बाय पेमेंट ऑफ चेक और ड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, सेटलमेंट अकाउंट के जरिए ये सारे ट्रांजैक्शन सेटलमेंट होगी। ठीक है, और दोस्तों इसकी पेमेंट कैसे करेंगे, वो चेक या ड्राफ्ट से कर देंगे। ठीक है, और दोस्तों अकाउंट कोड के अंदर अपनों ने पढ़ा था जो हमारे अंदर के डिपार्टमेंट की 2 भी चीज़ें होगी उसके अंदर दोस्तों हम बुक डेबिट कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेटलमेंट तो दोस्तों एक प्रोसेस का नाम है, उसके अंदर सेटलमेंट चीज़ें होगी कैसे, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे दोस्तों बुक डेबिट का कॉन्सेप्ट चलता है, राइट। हमारी जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो एलाइड ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस की, वो आपस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करती है, ठीक है,
अगर दोस्तों हम इनके साथ करेंगे तो क्या होगा, सेटलमेंट अकाउंट के जरिए करेंगे, ठीक है। और भी दोस्तों अकाउंट के अंदर, अकाउंट कोड के अंदर अपन ने पढ़ा था, ठीक है, एक्चुअल रिकवरी, ठीक है, इस प्रकार की बातें, या कैश बेसिस या बाय डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको याद रखना है मेनली। अगर इनके साथ बात करेगा तो सेटलमेंट अकाउंट आपको टिक करना है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, 90 नंबर पैरा में क्या दिया गया है, द सेम प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू डिफेंस। और दोस्तों सेम प्रोसेस ही यूज़ होगा कहाँ पर, अगर कोई इंडिविजुअल ट्रांसफ़र हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट से डिफेंस के अंदर, ठीक है, विद एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ एडवांस ग्रांटेड टू हिम, ठीक है, स्टेट ने कोई उसको एडवांस दिया गया था, ठीक है, फिर वो डिफेंस के अंदर ट्रांसफर होकर आ गया। द अमाउंट रिकवर्ड बाय PCD विल बी पास्ड ऑन टू द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, थ्रू सेटलमेंट अकाउंट। तो दोस्तों हमारा डिफेंस क्या करेगा, उससे PCD क्या करेगा, रिकवरी कर लेगा, और दोस्तों उसको क्या स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा सेटलमेंट अकाउंट के जरिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ PNT, रेलवे सप्लाई एंड बाय पेमेंट बाय चेक और ड्राफ्ट, ठीक है। सेम ही बात इसके अंदर बोलती, डिफेंस से स्टेट में जाए या स्टेट से डिफेंस के अंदर आए, ठीक है, उसके अगेंस्ट में दोस्तों जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा एडवांस का, उसको क्या सेटलमेंट अकाउंट के जरिए इन डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में उसको सेटलमेंट अकाउंट के जरिए पास कर दिया जाएगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, एडवांसेस टू सर्विस पर्सनल बाय इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड पेमेंट एंड रिकवरी ऑफ, ठीक है, एडवांस देना है दोस्तों किसको, सर्विस पर्सनल को, ठीक है, किसके द्वारा, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड पेमेंट एंड रिकवरी ऑफ, ठीक है। तो इस केस के अंदर दोस्तों अगर यूके के अंदर है कोई भी सर्विस पर्सनल, ठीक है, तो उसके केस में दोस्तों यूके के साथ हमारा अलग व्यवहार है, ठीक है, इन अदर कंट्रीज़ अदर देन यूके के साथ हमारा अलग व्यवहार है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, यूके के अंदर है पहला, सर्विस पर्सनल अटैच्ड टू और सर्विंग ऑन द स्टाफ ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द यूके। अगर कोई भी दोस्तों सर्विस पर्सनल है, या तो वो अटैच हुआ है या वो सर्विस दे रहा है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया यूके के अंदर, ठीक है, तो दोस्तों उसका पे अकाउंट्स है, द पे अकाउंट्स ऑफ सच ऑफिसर्स एंड मैन आर मेंटेन्ड बाय द हाई कमिश्नर, ठीक है। कोई भी दोस्तों अटैच हो गया या वहाँ पे सर्व कर रहा है तो उसका पे अकाउंट जो है वहाँ कौन मेंटेन करेगा, हाई कमिश्नर करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सर्विस ऑफिसर्स एंड मैन प्रोसीडिंग टू यूके ऑन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड TD। अगर दोस्तों कोई टेम्परेरी ड्यूटी पे जा रहा है, टेम्परेरी रूप से जा रहा है, तो उसका दोस्तों पे अकाउंट जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द पे अकाउंट्स ऑफ सच इंडिविजुअल्स कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन इंडिया, ठीक है, वो तो उसका दोस्तों सारा जो उसका पे अकाउंट्स होगा वो इंडिया के अंदर ही मेंटेन होगा। अब तो दोस्तों ये तो अपने यूके के साथ बात कर ली। अब दोस्तों कंट्रीज़ अदर देन यूके की अगर मैं बात करूँ, द पे अकाउंट्स ऑफ सर्विस ऑफिसर सर्विंग इन कंट्रीज़ अदर देन द यूनाइटेड किंगडम कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन इंडिया, ठीक है। यूके के अंदर दोस्तों जाएगा तो यूके के हाई कमिश्नर के अंदर मेंटेन होगा, TD पे जाएगा तो इंडिया के अंदर मेंटेन होगा, अदर देन यूके जाएगा तो भी दोस्तों पे अकाउंट जो है सर्विस पर्सनल का इंडिया के अंदर ही मेंटेन होगा, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल भी क्या है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरा देखिए दोस्तों 106 नंबर है, लाइबिलिटी ऑफ लीव सैलरी ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर्स ऑन डेप्यूटेशन टू अनदर गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइबिलिटी है दोस्तों किसकी, लीव सैलरी की, ठीक है दोस्तों, जो छुट्टी के दिनों में जिसको तनख्वाह मिलेगी, किसकी, लाइबिलिटी ऑफ लीव सैलरी ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर्स, ठीक है, ऑफिसर या कोई अदर है उसके लीव सैलरी की दोस्तों लाइबिलिटी है, जो डेपुटेशन पे जा रहा है किसी अनदर गवर्नमेंट में या कोई अदर गवर्नमेंट मतलब क्या है दोस्तों, कोई सी भी गवर्नमेंट के अंदर जा रहा हो, ठीक है, वेदर इट इज़ ए स्टेट गवर्नमेंट या दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर जा रहा है, तो उस केस के अंदर दोस्तों उसकी लीव सैलरी के लिए लाइबिलिटी होगी, वो कैसे कैसे डिसाइड होगी। द लाइबिलिटी फॉर लीव सैलरी विल बी बोर्न इन फुल बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन लीव, ठीक है। तो दोस्तों उसकी लाइबिलिटी होगी लीव सैलरी की, उसको कौन बोर्न करेगा, इन फुल बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम विच द गवर्नमेंट प्रोसीड्स ऑन लीव, जिस डिपार्टमेंट से दोस्तों वो लीव पे जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों A डिपार्टमेंट है, ये B डिपार्टमेंट है, यहाँ से दोस्तों कोई एक्स ऑफिसर काम कर रहा है, वो A से B की ओर जा रहा है, ठीक है। तो उसकी दोस्तों जो लीव सैलरी होगी उसकी लाइबिलिटी फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स, ठीक है, जिससे जा रहा हो, ठीक है, उसी पे डिपेंड करेगी, वेदर इट इज हिज पेरेंट डिपार्टमेंट और ए बोरोइंग डिपार्टमेंट विद होम ही इज ऑन डेपुटेशन, ठीक है। ये दोस्तों मान लो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट था, ये दोस्तों मान लो उसका बोरोइंग डिपार्टमेंट था, पहले ये यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया तो दोस्तों ये इसका वहन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर गया तो दोस्तों क्या है, ये डिपार्टमेंट उसका वहन करेगा, राइट। इसके बाद मान लो बोरोइंग से इधर आएगा पेरेंट की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से इधर आ रहा है, फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन लीव, यहाँ से अगर छुट्टी लेके आ रहा है तो फिर ये डिपार्टमेंट करेगा, राइट। अब दोस्तों ये तो था कि मान लो डेपुटेशन ही चल रही है उसकी। इसके बाद दोस्तों एक केस होता है, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु अवेल ऑफ लीव ऑन टर्मिनेशन ऑफ देयर डेपुटेशन पीरियड। अब दोस्तों डेपुटेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, ठीक है, डेपुटेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, राइट। उस केस के अंदर वो अगर लीव अवेल करता है तो द लाइबिलिटी फॉर लीव सैलरी
लीव सैलरी विल बी बोर्न बाय द डिपार्टमेंट विच सैंक्शंस द लीव। तो दोस्तों टर्मिनेशन अगर हो जाएगा डेपुटेशन का, तो उसके इसके अंदर जो डिपार्टमेंट उसकी छुट्टी सैंक्शन कर रहा है वो उसमें क्या करेगा, उसकी लाइबिलिटी है कि उसकी लीव सैलरी को वो बोर्न करे, राइट। तो ये बातें समझ में आई दोस्तों। सबसे पहले तो इसने बता दिया कि जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्रोसीड्स कर रहा है छुट्टी पे, तो उसकी जो लीव सैलरी की लाइबिलिटी है वो जो डिपार्टमेंट से जिस प्रोसीड कर रहा है छुट्टी पे वो उसको लाइबल है, ठीक है। या तो उसका पेरेंट हो गया, बोरोविंग होगा, कोई सा भी होगा। दोस्तों टर्मिनेशन की अगर बात कर देगा क्वेश्चन के अंदर, तो दोस्तों टर्मिनेशन की बात करेगा डेपुटेशन पीरियड के, तो उसके लीव सैलरी की लाइबिलिटी जो है, जो छुट्टी सेंक्शन करेगा उसकी, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया। अब अपने दोस्तों चैप्टर नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 5 है पे अकाउंट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी अपने इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछने लायक होगी और जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों ओनली आर्मी ऑफिसर्स की बात ये करता है, तो आर्मी ऑफिसर्स के पे अकाउंट्स की इसके अंदर अपने बात करेंगे, ठीक है। तो आर्मी ऑफिसर दोस्तों सबको पता है, एक तो आर्मी है दोस्तों, उसके अंदर ऑफिसर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे जेसीओज और ओआर, ठीक है। इन सब की दोस्तों रैंक आपको कम से कम आर्मी की तो पता ही होनी चाहिए। बाकी दोस्तों इसके कंपैरिजन में मैंने आपको याद करवाया हुआ है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का, उसका दोस्तों एक सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसको दोस्तों मैंने ट्रिक से याद करवाया है, ठीक है। जनरली दोस्तों आपने क्वेश्चन ये देखे होंगे, आर्मी का कैप्टन जो है नेवी की कौन सी पोस्ट के बराबर है, ठीक है। आर्मी का ब्रिगेडियर जो है वो नेवी और एयरफोर्स के की कौन सी पोस्ट के बराबर है, ठीक है। तो वो दोस्तों एक सवाल आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है, इसलिए उसको दोस्तों कंठस्थ वो चीज़ें आपको होनी चाहिए, राइट। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों आर्मी के अंदर ऑफिसर्स होंगे और जेसीओ और होंगे, राइट। तो दोस्तों ऑफिसर के अंदर 2 स्टार से जो है रैंक स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों 3 स्टार की रैंक आ जाएगी जिसको कैप्टन बोलेंगे। इसके बाद दोस्तों एक अशोक स्तंभ आ जाएगा जिसको क्या है मैं मेजर बोलता हूँ। इसके बाद दोस्तों एक अशोक स्तंभ और एक स्टार आ जाएगा, इसको मैं दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल बोलता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं एक अशोक और 2 स्टार आ जाएंगे दोस्तों, इसको मैं कर्नल बोलता हूँ या फुल कर्नल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है ब्रिगेडियर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों तलवारों वाली रैंक की स्टार्ट हो जाएगी, राइट। अब देखिए दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ आईआरएलए के अंदर इनका पे अकाउंट्स मेंटेन होता है। आईआरएलए की फुल फॉर्म है इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट, ठीक है। तो 110 नंबर पैरा में देखिए द पे अकाउंट ऑफ आर्मी ऑफिसर्स सर्विंग विद आर्मी यूनिट्स। दोस्तों आर्मी के ऑफिसर जो हैं वो या तो आर्मी यूनिट्स के साथ काम कर रहे हैं या कोई फॉर्मेशन के अंदर, एंड द पे अकाउंट्स ऑफ ऑल सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर सर्विंग विद आर्मी यूनिट्स। और दोस्तों सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर्स जो हैं जो आर्मी यूनिट्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, लोकेटेड इन फील्ड एरिया, ठीक है। इसके अंदर बता दिए दोस्तों पर्टिकुलर फील्ड एरिया के अंदर, राइट। पहला तो बोल दिया आर्मी ऑफिसर आर्मी यूनिट या फॉर्मेशन के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों बोल दिया ऑल सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर्स, ठीक है, जो आर्मी यूनिट्स के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका पे अकाउंट्स। और दोस्तों वो कहाँ है, फील्ड एरियाज़ के अंदर लोकेटेड है, तो वो मेंटेन होगा आर मेंटेन्ड सेंट्रली बाय द पीसीडीओ, ठीक है। पीसीडीओ के अंदर दोस्तों क्या है सेंट्रली मेंटेन होगा ऑन आईआरएलए सिस्टम, ठीक है, इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट के अंदर। एंड आईआरएलए एग्जिबिट्स ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट्स एंड डेबिट रिलेटिंग टू हिज अकाउंट, ठीक है। दोस्तों पूरा अकाउंट उनका मेंटेन होगा, तो उसके अंदर जो क्रेडिट डेबिट होगा वो सारी डिस्कशन जो क्या है वो सारी डिटेल हमें आईआरएलए दे देगा, ठीक है। 112 दोस्तों द आईआरएलए आर मेंटेन्ड बाय लेजर विंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द पीसीडीओ, ठीक है। अब दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, आईआरएलए कौन सा सेक्शन करता है पीसीडीओ का, ठीक है। तो दोस्तों लेजर विंग करती है। द आईआरएलए आर मेंटेन्ड बाय लेजर विंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द पीसीडीओ, ठीक है। अब दोस्तों अगला है ऑडिट ऑफ आईआरएलए। द आईआरएलए ऑफ आर्मी ऑफिसर मेंटेन्ड बाय द पीसीडीओ आर सब्जेक्ट टू एन इंटरनल पोस्ट ऑडिट टू द एक्सटेंट ऑफ 10% चेक ऑन द क्वार्टरली बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों आईआरएलए जो है आर्मी ऑफिसर्स की प्रीवियस चैप्टर्स में भी दोस्तों एक टेबल दी गई थी, इसके अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों क्या लिखा होता है 10% हम चेक करते हैं, इसके अंदर वही बात रिपीट कर दी। द आईआरएलए ऑफ आर्मी ऑफिसर्स मेंटेन्ड बाय द पीसीडीओ। तो आर्मी ऑफिसर की दोस्तों आईआरएलए जो है कौन मेंटेन करता है, पीसीडीओ करता है। और उसकी दोस्तों सब्जेक्ट टू एन इंटरनल पोस्ट ऑडिट टू द एक्सटेंट ऑफ 10%, और उसको क्वार्टरली बेसिस पे दोस्तों इंटरनल पोस्ट ऑडिट के लिए उसको करा जाता है, ठीक है। 10% उसकी पोस्ट ऑडिट करी जाती है, राइट, क्वार्टरली बेसिस पे। ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखनी है, क्वार्टरली बेसिस पे 10% इंटरनल पोस्ट ऑडिट जो है आईआरएलए की करी जाती है, जो आर्मी ऑफिसर्स की मेंटेन करता है, कौन करता है, पीसीडीओ, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर एंटाइटलमेंट और डिसबर्समेंट सित होंगे IRLA के अंदर, ठीक है। तो इनकी क्या होगी, 10% क्वार्टरली इंटरनल पोस्ट ऑडिट करी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्केल ऑडिट के अंदर बात करता है, स्केल ऑडिट क्या होती है। तो 119 नंबर पैरा में बताया गया, द स्केल ऑडिट इज कंडक्टेड टू सी दैट द इफेक्टिव पेड स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी ऑफिसर्स इन यूनिट फॉर्मेशन एज शोन इन द नॉमिनल रोल इज विद इन द नंबर ऑथराइज्ड इन द रिलेटिव पीस वार इंटरिम एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब दोस्तों स्केल ऑडिट जो है कंडक्ट करी जाती है, ठीक है। स्केल ऑडिट का मतलब क्या है दोस्तों, स्ट्रेंथ देखते हैं, मेनली स्ट्रेंथ नापी जाती है, ठीक है। स्ट्रेंथ भी दोस्तों कौन सी, टू सी दैट द इफेक्टिव पेड स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी ऑफिसर, आर्मी की दोस्तों जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी कितनी पेड स्ट्रेंथ है, ठीक है, कोई भी यूनिट या फॉर्मेशन के अंदर। और दोस्तों उसको किसके मिलान करेंगे, नॉमिनल रोल से करेंगे, पहले नॉमिनल रोल वो बना लेंगे, राइट। उससे क्या है दोस्तों, इफेक्टिव पेड स्ट्रेंथ वो देख लेंगे, इज विद इन द नंबर ऑफ ऑथराइज्ड रिलेटिव पीस वार इंटरिम एस्टेब्लिशमेंट। और दोस्तों उससे क्या देखेंगे, जो इफेक्टिव पेड स्ट्रेंथ है आर्मी ऑफिसर की यूनिट फॉर्मेशन के अंदर और जो नॉमिनल रोल से वो चेक कर रहे हैं, तो वो क्या दोस्तों उसका अनुपात सेम है सभी जगह, ठीक है। पीस के अंदर, वॉर के अंदर, कोई भी कहाँ पे भी ज़रूरत है, ठीक है, तो वो तो उसके लिए क्या है, स्केल ऑडिट करी जाती है, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों ये है आर्मी ऑफिसर्स की पेड स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है, नॉमिनल रोल से मिला के, ठीक है। और वो देखते हैं कि जो ऑथोराइज्ड उनकी स्ट्रेंथ जो है पीस के अंदर, वॉर के अंदर, ठीक है, वो सारी अनुपात उनका सेम है या नहीं है, ठीक है। द पे अकाउंट्स ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर सर्विंग एक्स इंडिया, ठीक है। अब दोस्तों पे अकाउंट्स जो है आर्मी ऑफिसर्स का जो बाहर काम कर रहे हैं एक्स इंडिया, राइट। तो उसके इसके अंदर क्या होता है, पे अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर्स अटैच्ड टू और सर्विंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द UK आर मेंटेन्ड बाय द हाई कमिश्नर, ठीक है। अब दोस्तों ये तो सेम बात बोल दी जो प्रीवियस चैप्टर में अपनों ने पढ़ा था, द पे अकाउंट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर, ठीक है। उसके अंदर भी दोस्तों सर्विस पर्सनल की बात कर रहे थे, ठीक है। ये ओनली आर्मी ऑफिसर्स की बात है। आर्मी ऑफिसर दोस्तों अगर अटैच हैं या सर्व कर रहे हैं हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन UK के अंदर, तो वो दोस्तों हाई कमिश्नर ही उसको मेंटेन करेगा। एंड LPC इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफिसर्स विल बी इशूड बाय द PCDO। और दोस्तों LPC कौन इशू करेगा, PCDO इशू करेगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों पैरा नंबर 126 है, द पे अकाउंट्स ऑफ ऑफिसर्स प्रोसीडिंग अब्रॉड ऑन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टडी लीव एंड टेम्परेरी ड्यूटी आर मेंटेन्ड बाय द PCDO, ठीक है। अगर दोस्तों कोई भी ऑफिसर है, ठीक है, और उसका पे अकाउंट जो है जब वो प्रोसीड कर रहा है अब्रॉड कोर्स, कोई भी कोर्स पे जा रहा होगा, ठीक है, या कोई दोस्तों स्टडी लीव पे या कोई टेम्परेरी ड्यूटी पे, उसको दोस्तों क्या मेंटेन करा जाएगा, PCDO के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर ही मेंटेन उसको करा जाएगा, हाई कमिश्नर नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो ये हो दोस्तों मेरा चैप्टर नंबर 5। अब दोस्तों एक बार और बता देता हूँ, इसका डिटेल डिस्कशन थोड़ा देखना है तो दोस्तों आप प्रीवियस जो हमारे पार्ट्स जो अपलोड हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। इस सीरीज़ के अंदर दोस्तों अपने ओनली इंपॉर्टेंट बातें ही कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 देखिए दोस्तों, पे अकाउंट्स ऑफ JCO OR एंड NCE। पहले तो ऑफिसर का बता दिया, अब दोस्तों JCO OR कौन होते हैं, जो ऑफिसर्स के नीचे की रैंक होती है, राइट। इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, JCO बोला जाता है, जिसके दोस्तों 2 स्टार होते हैं। जैसे ऑफिसर के अंदर ये क्या था दोस्तों, लेफ्टिनेंट था। JCO के अंदर क्या एक पट्टी होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, वो ऑफिसर नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा दोस्तों, वो JCO होगा, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर इनको बोला जाता है, राइट। ये दोस्तों इसको सूबेदार भी बोलते हैं। 1 स्टार होगा, पट्टी होगी तो ये नायब सूबेदार है, राइट। इसके नीचे दोस्तों अगर 3 फीती होगी, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो गया, हवलदार हो गया। फिर नीचे क्या होगा दोस्तों, नायक, लांस नायक। इस प्रकार से जो OR की अदर रैंक्स जो क्या है वो इफेक्ट करती है, राइट। इसके अंदर देखिए द पे अकाउंट्स ऑफ JCO OR NCE एंड नॉन गैजेटेड सिविलियंस इन ऑपरेशनल एरिया आर मेंटेन ऑन IRLA सिस्टम बाय द पे अकाउंट्स ऑफिसर्स अटैच्ड टू रेजिमेंटल कोर और सेंटर, ठीक है। सबको पता है दोस्तों जो हमारे पे अकाउंट ऑफिस जो हैं वो अलग अलग जो फॉर्मेशंस जो हैं आर्टिलरी और गार्ड्स, ठीक है, इनके लिए हमारे जो इनके जो कोर सेंटर जो होते हैं, जो इनका रिकॉर्ड जो सेंटर होता है उसी के साथ हमारे पे अकाउंट्स ऑफिस बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनके दोस्तों पे अकाउंट जो है JCO OR के, NCE के, नॉन गैजेटेड सिविलियंस के, ठीक है, वो सारे दोस्तों IRLA सिस्टम पे अकाउंट्स ऑफिसर हमारे करते हैं, ठीक है। 130 में देखिए दोस्तों, द स्केल ऑडिट ऑफ सिविलियंस एम्प्लॉयड इन ल्यू ऑफ कॉम्पिटेंट्स। अब दोस्तों स्केल ऑडिट ऑफ सिविलियंस एम्प्लॉयड इन ल्यू ऑफ कॉम्पिटेंट्स, अगर दोस्तों कोई भी कॉम्पिटेंट है, इसके ल्यू के अंदर सिविलियन एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, AMC के अंदर, स्केल ऑडिट ऑफ सिविलियंस एम्प्लॉयड इन ल्यू ऑफ कॉम्पिटेंट इन AMC, आर्मी की मेडिकल कोर के अंदर, राइट। व्हेन सिविलियंस आर एम्प्लॉयड इन ल्यू ऑफ कॉम्पिटेंट्स द स्केल ऑडिट विल बी डन बाय द PCDCC लखनऊ, ठीक है। अब दोस्तों जो आर्मी मेडिकल कोर है इसका रिकॉर्ड ऑफिस जो क्या है अब वहीं है, ठीक है, लखनऊ के अंदर है, राइट। तो उससे रिलेटेड दोस्तों हमारा जो PCDCC लखनऊ है, अगर कोई भी कॉम्पिटेंट है, ठीक है, कोई भी मान लो दोस्तों जो सोल्जर्स हैं उनकी जगह कोई भी सिविलियन एम्प्लॉय हो गया,
ठीक है, किसी भी वजह से, तो स्केल ऑडिट जो होगी वो कौन करेगा, वो दोस्तों PCD सेंट्रल कमांड लखनऊ ही करेगा उनकी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 7 से लेकर 100 और डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। PDF चाहिए तो PDF SSC एग्जाम आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।